आधुनिक भारत के इतिहास का ये हमारा 8वां लेक्चर है। और इससे पहले हमने जो है NCERT सार संग्रह से 7 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा 8वां चैप्टर होगा। और पिछले जो 7 हमने चैप्टर कवर किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया, जिसमें से कि हमें जो है हर एक चीज़ को न्यूमोनिक्स और ट्रिक के माध्यम से सभी फैक्ट को याद करने की कोशिश हम लोगों ने की थी। तो आज का जो हमारा 8वां लेक्चर है उसका टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, 8वां चैप्टर हमारा जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास है। अब सबसे पहले मैं बैकग्राउंड क्लियर इसका करती हूँ कि जो जैसे कि शिक्षा का विकास आपको पता ही है, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र या किसी भी एक समाज के लिए शिक्षा की आवश्यकता कितनी है। और जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे भारत में, तो उस समय जो है भारत में शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी थी कि उस समय अगर देखा जाए कि 1900 सब के बारे में अगर हम जो लिटरेसी रेट अगर देखें तो बहुत ही कम, यानी 10 से 11% जो है हमारा लिटरेसी रेट था उस समय। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता ही हर एक चीज़ में, चाहे वो ऑफिशियली वर्क हो या फिर कोई भी वर्क हो, उसमें शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। ब्रिटिशर्स ने भले ही हमारे यहाँ पर पूरे देश पर जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको अभी भी भारतीयों की ज़रूरत थी उनके छोटे मोटे काम करवाने के लिए, ऑफिस वर्क करवाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स को एक ज़रूरत एक ऐसे वर्ग की पड़ी जो कि इनके प्रति लॉयल हो और उन्हें जो है कार्य करना आता हो इंग्लिश लैंग्वेज से, और जो कार्य संभाल सके। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी विदेशी शक्ति इतना दूर, अगर वो मान लेते हैं ये है यूरोप कंटिनेंट कहाँ से है, और इंग्लैंड जो है कितने दूर से है, और भारत पर प्रशासन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका कारण ये था क्योंकि आवाजाही के उतने ज़्यादा साधन नहीं थे उस समय। तो हम उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा भारतीयों को भी मिलाकर रखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उनको एक ऐसे वर्ग की खोज थी जो इनके प्रति वफादारी निभा सके। और उन्होंने जो है भारत की शिक्षा का विकास भी इसीलिए किया था कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो कि ब्रिटिश सरकार के जो है वफादार हो सके। तो ये मैंने मोटा मोटी इसका जो है कह सकते हैं कि बैकग्राउंड आपको बताया। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की गई। अगर आपको पूछा जाए कि व्यक्तिगत प्रयासों से, मतलब व्यक्तिगत प्रयासों से जो सर्वप्रथम जो शिक्षा मदरसा हेतु जो स्थापना किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। और किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग कौन है? तो वही जो 1773 में जो है, जिनके कार्यकाल के दौरान जो एक्ट आया था, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कोलकाता में होती है। याद, आपको उस दिन पढ़ाया था मैंने, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद तो क्या हुआ कि जो कलकत्ता में ही आप एक चीज़ देखिए, बॉन्ड करके रखिए कि जो है कलकत्ता में ही ये मदरसा भी खोला, और कलकत्ता में ही पहले भी इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तो इससे क्या साफ पता चलता है कि कलकत्ता इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। आपको पता है ना कि क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि जो भारत है, भारत का जो है कलकत्ता सबसे ज़्यादा जो है डेवलप था उस समय। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक थी। उसके साथ साथ कलकत्ता पहले जो है भारत की राजधानी भी थी। ठीक है, जिसको कि 1911 में जो है चेंज कर दिया गया दिल्ली दरबार की घोषणा में। ठीक, तो ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब इस टॉपिक से अलग है, तो रिकॉल करवा दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि व्यक्तिगत प्रयासों से जो है कलकत्ता में जो है पहली मदरसा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा।
ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। फिर एक बार रिपीट करती हूँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक संस्था था जिसमें जो है कार्य जो काम होते थे यानी ब्रिटिश सरकार के, उनके लिए जो है मतलब ट्रेंड करते थे ये लोग, ट्रेनीज सबको, ठीक है। तो विलियम जोन्स। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता, मतलब समझ रहे ट्रेंड किस प्रकार से ट्रेंड करते थे। मान लेते हैं ये लोग क्या करते थे, एक जो है ट्रांसलेटर विभाग, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आप ट्रांसलेटर विभाग समझ सकते हैं। उसमें वो क्या करते थे, जो है बहुत सारे जो ऑफिसर्स ये लोग नियुक्त करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो लोग क्या करते थे, भारत की भाषा को और भारत के जो क्रियाविधि है उसको समझने के लिए भारत में जो बनी हुई प्राचीन पुस्तकें थी या फिर उनको क्या चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ को जो है भाषा का ज्ञान जो है ब्रिटिशर्स अपने छोटे छोटे जो अधिकारी या बड़े अधिकारी को दे रहे थे। जैसे कि उसी के क्रम में जो है क्या करते हैं, तो भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, क्योंकि उनको हिंदी संस्कृत नहीं आता था, तो उनको इंग्लिश में जो है करके दिया गया कि आखिर उसमें है क्या, ताकि वो जो है भारत की संस्कृति और जो भारत की ज़रूरत है उनसे रूबरू हो सके, ठीक है। उसके बाद है कालिदास की प्रसिद्ध जो है अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो याद रखिएगा कि क्या क्या किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें जो है अभिज्ञान शकुंतलम और भगवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन ने की थी। अब देखिए वहाँ पे देगा कि प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वहाँ ऑप्शन में कलकत्ता दे देगा, ठीक है, और मैक्सिमम लोग कलकत्ता मार देंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कलकत्ता में हो रही है। लेकिन आपको याद रखिएगा संस्कृत कहाँ पढ़ाया जाता है, BHU में। आप देखते हैं ना कि जो हमारा BHU है वो संस्कृत को बहुत प्रमोट करता है, और यूपी में बहुत सारे पंडित सब लोग हैं, तो मतलब पंडित लोग हैं तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत विद्यालय कहाँ खोलेंगे, तो हमारा जो है वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश में, बनारस में। और किसने खोला था, तो जोनाथन डक्कन ने खोला था, ठीक। डक्कन सेंस ढक्कन खोल रहा है संस्कृत महाविद्यालय का। अब उसके बाद है वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि कलकत्ता में 1800, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो है सन 1800 ईस्वी में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब किसने किया था, तो वेलेज़ली ने। अब देखिए अगर स्टेटमेंट बनाना होगा BPSC वाले को या फिर कोई बड़े मतलब अगर वन लाइनर क्वेश्चन को कैसे लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हम लोग हमेशा इमेजिन ही करके रखते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चंस का लेवल जो है वही रहता है, लेकिन उसको जो है जो क्वेश्चन को फ्रेम करता है वो अलग तरीके से करता है। तो उसमें क्या पूछ देगा कि इसका मोटिव क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का मोटिव जो था वो क्या था, असैन्य अधिकारी जो थे उसके प्रशिक्षण हेतु। तो जो असैन्य अधिकारी थे उनको प्रशिक्षित किया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसकी स्थापना किसने की थी, लॉर्ड वेलेज़ली ने। कब की थी, 1800 ईस्वी में। कहाँ की थी, कलकत्ता में। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं याद रखिएगा कलकत्ता में हुई है, और फिर एक दो जैसे कि जोनाथन डक्कन वाला जो संस्कृत महाविद्यालय था वो एक वाराणसी में, और एक दो कॉलेज हैं और फोर्ट है जो कि मद्रास चेन्नई सब में हुए हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको बार बार क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेज़ली ने किया था, ठीक। अब देखिए इसको अगर ट्रिक से याद करने का कोशिश करिएगा तो इसमें देखिए विलियम, ठीक है, विलियम, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलेज़ली, दोनों वेले आ रहा है, विली और वेले, ठीक है, विली और वेले,
दोनों की जोड़ी, विली और वैले, ठीक है, दोनों से विली और वैले आ रहा है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेज़ली, ठीक है। उसके बाद किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया? तो याद रखिएगा कि सन 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम था। अब देखिए ये जो है आपको सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे छिपे हुए हैं, ये जो है पहला प्रयास था। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है कि यूरोप जो ब्रिटिशर्स थे उनका पहला प्रयास था शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु, भारत के शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु, भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु इनका पहला प्रयास था। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला प्रयास जो है कब किया गया था और उसके द्वारा किया गया था। तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 के द्वारा, ठीक, 1813 के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखें, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड एक्ट आए थे ना, तो चार्टर्ड एक्ट आए थे बहुत सारे, और सब भी जो है आगे चल के एक्ट बनते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ये सब, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि और भी जैसे वुड डिस्पैच आएगा, और भी बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन से संबंधित चीज़ें आएंगी, लेकिन 1813 का एक्ट याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए 13 से 13 फ्यूचर कब बनेगा, जब तुम शिक्षा पर जो है फोकस करोगे। तो ठीक है, शिक्षा पर फोकस, यानी पहली बार शिक्षा पर फोकस कब किया गया था, 13 यानी 1813। 13 शिक्षा ज़रूरी है तो तेरे डेवलपमेंट के लिए, ठीक। तो 1813 क्या हुआ था, तो 1 लाख रुपया की जो है राशि दी गई थी उस समय शिक्षा के विकास हेतु, ठीक। उसके बाद है आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद एंटी ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य जो विवाद है, हाँ, ये जो कंट्रोवर्सी थी, तो वो किससे संबंधित थी? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से, ठीक है। मतलब अब देखिए ये क्या आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, तो एक प्रकार का देखिए कि यहाँ पर एक वो हो गया था। देखिए यहाँ के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इंग्लिश से भाग रहे थे, क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदी भाषी थे और हिंदी उन्हें आता था। अब देखिए, और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इन पर इंग्लिश थोप रहे थे, जिसके कारण जो है एक माहौल क्रिएट हो गया भारत में कि आखिर कौन से भाषा में किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि भारत की भी तो कुछ भाषाएं थी। आपको पता ही है भारत कितना विविधतापूर्ण वाला देश है। तो इसी के कारण से जो है यहाँ पे ये विवाद जनरेट हुआ, और ये कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी ने जो है आगे नींव रखी, जो जिसमें कि वो डिस्पैच की, जिसमें कहा जाता है कि प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा है उसको अपनी भाषा में, यानी जो हिंदी में या फिर जो भी भाषा भारत में चल रही है, उसके बाद जो कॉलेज वाला शिक्षा होगा वो अंग्रेजी में देने की बात कही जाएगी आगे चलकर, ठीक है। तो ठीक है, शिक्षा पद्धति से। उसके बाद भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्ल यूरोपीय ज्ञान अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक। समझ रहे हैं कि जो यूरोपीय थे वो चाहते थे अंग्रेजी में शिक्षा हो, जबकि कुछ यहाँ के लोग चाहते थे भारतीय पारंपरिक भाषाओं में जो है शिक्षा हो। तो इसी के कारण जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अब जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था, हाँ, ऑकलैंड से संबंधित थे, ठीक है। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था वो ऑकलैंड से संबंधित था। आपको पता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? इन्होंने कहा था कि जो हमारी शिक्षा है, ठीक है, वो बेस्ट है, ठीक है। ये कहते थे अंग्रेजी जो शिक्षा है वो बेस्ट है, और बाकी जो हिंदी जो भारतीय की शिक्षा है, इसी वजह से वो लोग जो है आज इतनी मतलब इसी वजह से वो लोग गरीब हैं, इसी वजह से वो लोग असभ्य हैं, क्योंकि
जो है हम लोग हमारे जो यूरोपीय कंट्री है यानी पश्चिमी देश जितने भी हैं वो सभ्य हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यही था कि वो लोग जो है पूरब के क्षेत्र में, जो एशिया वाला क्षेत्र है, तो उसको जो है डाउन मतलब उनको बोलता था कि वो लोग अच्छा नहीं है, ठीक है, और हम लोग श्रेष्ठ हैं। उसके बाद है लॉर्ड मैकेले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। मैकेले की कमेंट जो है आया था, ठीक है, 1853 या 54 के आसपास आया था, आगे होगा उसके बाद, नहीं 1835 के आसपास आया था, नॉट 53, ठीक है। और ये क्या था, तो अंग्रेजी शिक्षा से स्टार्टिंग था, यानी कि एक 1882 के आसपास आया था वुड का डिस्पैच, आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। नहीं सॉरी 1800 सॉरी हाँ 1854 में आया था, ठीक है। 1884 में भी आएगा कुछ, जिसके बारे में कुछ कमेटी बनता है, शायद हंटर कमीशन बनता है, हंटर कमीशन यहाँ पे दिया ही है, 1882-84 के आसपास बनता है, ठीक है। हंटर का वुड डिस्पैच जो है 1854 में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, तो हमारा जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, मैकाले के मिंट से, याद रखिएगा। और मैकाले किससे मतलब किस तरह का शिक्षा चाहते थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे वो, ठीक है। उसके बाद तो समझ में आ रहा है कि किस घोषणा पत्र के द्वारा जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, किसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो 1854 को, 1854 के जो मैकाले का वुड का जो घोषणा पत्र था उसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है मैकाले के मिंट में और जो है ये शिक्षा के घोषणा पत्र और मैग्ना कार्टा वाले में, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो सुनिए इसको समझा देते। सबसे पहले जो है 1813 में क्या हुआ, हमारा 1 लाख वाला जो है सिस्टम लागू हुआ, यानी कि 1 लाख दिया गया शिक्षा के विकास के लिए। फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे बार में दूसरा जो है शिक्षा से संबंधित क्या हुआ, तो दूसरा जो है शिक्षा के संबंधित मैकाले का मिंट आया 1835 ईस्वी में, ठीक। इसी तरह जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे एजुकेशन वाला आता है, बिहार में प्राच्य शिक्षा के विकास की जो है, और भारत में प्राच्य शिक्षा के विकास के बारे में बताएं, तो उसी में एक सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने याद किया था, उसी तरह भी यहाँ मैं कोशिश करूँगी याद करवाएं। 1835, ठीक है। तो ये मैकाले का मिंट, ठीक, इसने जो है आधुनिक शिक्षा की जो है नींव रखी थी। लेकिन दूसरा जो आया वो क्या था, हमारा शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक, वुड का डिस्पैच यानी जो है वुड मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ अगर साउंड क्या कर रहा है वुड डिस्पैच से कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो उस चीज़ को करवाना चाहता है, ठीक है। वुड से आता है, जैसे ब्रदरहुड होता है, ठीक है। तो वुड और हुड जैसे आता है तो स्ट्रांगली कोई भी चीज़ करवाना चाहता हो, तो वुड समझ रहे हैं। वुड मीन्स लकड़ी भी होता है, लकड़ी से याद रखिए कि कठोर होता है, कठोर इन द सेंस कि ये मैग्ना कार्टा बन जाता है भारतीय शिक्षा के लिए। अभी की जो शिक्षा थी बस जैसे मन तैसे चल रही थी, बट जो हमारा मैग्ना कार्टा आता है वुड का डिस्पैच, तो वो जो है मैग्ना कार्टा कहलाया, क्योंकि फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, मतलब हर एक चीज़ जो है अच्छे से होने लगा। तो याद रखिएगा पहले 1835 में आया, जो कि आधुनिक शिक्षा का विकास का शुरुआत था 1835 वाला। कुछ जो है कॉलेज सबकी स्थापना 1835 में हुई थी। उसके बाद जो है वुड डिस्पैच जैसे ही हुआ, उसके बाद से जो है पटना में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नहीं, जो है हमारा पटना विश्वविद्यालय सब, मतलब नहीं, पटना विश्वविद्यालय तो 1900 के बाद बना था, और सब भी बहुत सारे थे जिसको कि फिर रेनोवेट करके जो है उसका नाम अलग अलग कर दिया गया। तो उनके द्वारा जो बहुत छोटे छोटे ज़िले में भी जो है स्कूल खोला गया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद वुड घोषणा पत्र 1854 में आया था, याद रखिएगा। फिर है वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के में जो है बहुत सारे वर्ष विद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। 1857 की जब क्रांति हो रही थी, याद रखिएगा, उस समय क्या क्या चीज़ नया हो रहा था। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब देखिए क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है कि किस घोषणा पत्र के आधार पर जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो वहाँ पर मैकाले भी दे देगा, मैकाले का मिंड वुड का घोषणा पत्र दे देगा, फिर जो है हंटर कमीशन के सुझाव दे देगा। तो वहाँ पे आपको क्या टिक करना है, वुड के घोषणा पत्र। जैसे ही घोषणा पत्र आया वैसे ही 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किन 3 शहरों में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, CBM। ठीक है, CBM कह सकते हैं। तो CBM याद रखिएगा, सी से कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद बम्बई B से, और उसके बाद मद्रास CBM। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा कब, 1857 में। उसके बाद है मनुस्मृति, वह प्रथम ग्रंथ था जिसका सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू के नाम से प्रकाशन हुआ। अब देखिए 3-4 प्रकार से एक 2 लाइन से 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए कि बोल दिया कि एक कोड ऑफ जेंटू जो है वो किस चीज़ का जो है अंग्रेजी अनुवाद है, एक कोड ऑफ जेंटू। ठीक है, और हम इसको जो है एक मॉक में भी कल ही इत्तेफाक से लगाए हैं। तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, तो ये जो है मनुस्मृति की जो है संबंधित थी, प्रथम ग्रंथ था जिसका संस्कृत से जो है। और इसमें 3 क्वेश्चन क्या हुआ, ये जेंटू लॉज जो है किससे संबंधित था, मनुस्मृति से। और ये जो है पहली ऐसी, तो हमने जो है देखा कि किस प्रकार मनुस्मृति वह पहला ग्रंथ था जिसको कि एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के रूप में प्रकाशित किया गया अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद है पेरिस स्थित एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी। तो माइकल मधुसूदन दत्त। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से जुड़े कौन व्यक्ति थे। तो उसमें पेरिस नहीं होगा, बस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रहेगा जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त, और जो वहाँ पर अभी हमने पढ़ा था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो वैरन हेस्टिंग ने की थी कोलकाता में, उनका भी नाम होगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इन्होंने जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने पेरिस में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने किया था। ठीक है, तो जो D.K. कर्वे थे उन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की थी। तो पूछा जाएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए कि बम्बई में। किसके सपोर्ट से, तो D.K. कर्वे के द्वारा। ठीक, उसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से जो है वकालत की थी। धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्या था कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक, मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने कहा था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा
को भी देने की वकालत की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है का शिलान्यास किसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके शिलान्यास जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ठीक है, तो अब BHU है तो BHU के जो नियम कानून होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है हॉस्टल में रखकर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और वहाँ के जो रूल होते हैं बहुत हार्ड है। तो BHU लॉर्ड हार्डिंग याद हो गया होगा। उसके बाद है भारत में शिक्षा के क्षेत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आ गया है और बहुत सारे मॉक में भी ये देखने को मिलता है। मैंने 4-5 दिन पहले भी ये क्वेश्चन को देखा था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन यही था, उसमें मदन मोहन मालवीय भी दिया हुआ था लेकिन वो नहीं होंगे। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1916 में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज दे देगा और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों का नाम दे देगा। तो आपको वहाँ पे एनी बेसेंट टिक करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसी तरह था। और यही जो हमारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, BHU बनता है। ठीक, कौन सा कॉलेज, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसमें देखिए हिंदू कॉलेज तो लिखा ही है, बस सेंट्रल नाम हो गया। उसके बाद है वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। डेविड हेयर जो है उसका संबंध आप हमेशा याद रखिएगा राजा राम मोहन राय से है। ठीक है, डेविड हेयर, कौन सा कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। अगर पूछे कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की नींव जो है मतलब किस तरह रखी, तो मदन मोहन मालवीय ने कौन से मतलब विद्यालय का नाम चेंज किया था, तो द सेंट्रल हिंदू कॉलेज को जो है अब डायरेक्ट ही उन्होंने हिंदू कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर पाया। उसके बाद वर्ष 1817 में जो है 1817 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की। सबसे पुराना जो IIT कॉलेज है वो IIT रुड़की है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थी वो IIT रुड़की थी। ठीक है, और इसको कब नींव इसका रखा गया, तो 1847 में, यानी कि देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल पहले जस्ट। ठीक है, कि प्रथम इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई। तो जेम्स टॉमसन ने जो है
उन्होंने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद है आगे आगे ये लिस्ट दिया हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्रोनोलॉजी से इसी से होगा अगर शिक्षा के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता होगा वुड जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था कब आया था, तो 1854 में आया था, ये पता ही है। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। आपको पता ही है 1854 में कौन होगा? डलहौजी ही तो था जिसने हड़प नीति शुरुआत की थी। उसके बाद है तो कब? 1854 में वुड डिस्पैच। उसके बाद है हंटर आयोग 1882 में। किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर। क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर आयोग जो बना था वो किसके समय पर? तो लॉर्ड रिपन के उस पर। अब देखिए हंटर आयोग जो है इसको कैसे रिलेट कराएंगे लॉर्ड रिपन से। कब बना था? तो 1882 ईस्वी में। ठीक, 1882 ईस्वी में। देखिए हंटर से साउंड कर रहा है हाँ, हंटर जो है क्या होता है जब हम लोगों को रिबन काटना होता है, कोई भी जैसे हॉस्पिटल या स्कूल का उद्घाटन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जो सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति होते हैं हमारे क्षेत्र के, उन्हें हम पैसे दे के लाते हैं रिबन काटने, ताकि जो है पॉपुलैरिटी हो और फेम बढ़े। ठीक है, तो इसी कारण मतलब जो हंट टाइप के लोग होते हैं, यानी जो सेलिब्रिटी हो गए या फिर कोई पॉलिटिशियन बड़ा है या फिर कोई खिलाड़ी है जो बहुत बड़े ओहदे वाला है, तो वो मतलब उसको कह सकते हैं हंट टाइप का व्यक्ति। हंट टाइप के व्यक्ति से हम लोग रिबन कटवाते हैं ताकि हमारे गुरु धाम का भी नाम हो, मेरे घर का। तो याद रखिएगा हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद रेले आयोग विश्वविद्यालय कमीशन भी इसको कहा जाता है। अब देखिए कब आया था? 1902 ईस्वी में आया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा टाइम पर आया था। ठीक है, तो अब देखिए इसको रिलेट कैसे कराएंगे। रेल जो होता है रेल आयोग हमेशा जो है कब कर्जे में रही है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन 1800 लॉर्ड कर्जन जो है रेलवे आयोग, रेल जो है हमेशा हमारी इंडियन रेल हमेशा जो है कर्ज में रहता है। इसको सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं। कब आया था रेलवे आयोग? 1902। पूछ देगा कि रेलवे आयोग का संबंध किस चीज़ से है, सिंचाई दे देगा, एजुकेशन दे देगा और भी बहुत सारे चीज़ दे देगा। उसमें आपको क्या मानना है? लॉर्ड कर्जन और एक एजुकेशन से संबंधित है। कब आया था? तो 1902 में आया था। ठीक है, रेलवे आयोग। ठीक है, रेलवे आयोग। उसके बाद है सेंट्रल आयोग 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर। तो सैडलर आयोग। ठीक है, जो जो चैंपियन सब होते हैं वो सैड होना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मतलब सैडलर आयोग चैम्सफोर्ड। क्या सेंट्रल आयोग जो है वो कब आया था? तो आया था 1917 में। और इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जो हाँ सैड लोग कौन नहीं होते हैं, जो चैंपियन लोग होते हैं वो सैड अफोर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद इंच कैप आयोग, इसका भी संबंध जो है एजुकेशन से ही है। अब इंची और कैप का किसमें होता है? इंच होता है ना स्केल, स्केल जो हम जिससे स्केल से हम लोग पहले जिससे वो करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे। और कैप किस में लगा होता है? पेन में लगा होता है। ठीक है, पेन में जो इस तरह के कैप लगे होते हैं। तो इंच कैप मतलब शिक्षा से ही ना संबंधित हुआ, दोनों में जो है। अब आप ही बताइए कि
इंची और जो यानी स्केल और जो कैप होता है वो किस में आता है, हमारे एजुकेशन में आता है, मतलब हम जो पढ़ते हैं उसमें। तो कब बना था, 1923 ईस्वी में। किसके टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग। देखिए इंच कैप और रीडिंग दोनों तो सेम साउंड ही कर रहा है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है हार्ट हार्ट हार्टग कमीशन। ये क्या था, इसने जोर दिया प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था हार्टग कमीशन ने। ठीक, कब आया था, तो 1923 में लॉर्ड रिटन के समय पे, सॉरी लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। और जो हार्टेग समिति है वो लॉर्ड इरविन के टाइम पर 1929 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा, हार्टेग समिति प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था, 1929 ईस्वी में आया था, तो लॉर्ड इरविन के टाइम पर। याद रखिएगा। देखिए, जो भी अपने मार्ग से हटता नहीं है वो एक दिन विन करता है ना। इसमें विन आ रहा है साउंड, यानी जो अपने मार्ग से नहीं हटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, जो अपने मार्ग से नहीं हटेगा वो हमेशा विन करेगा। उसके बाद लिंडसे आयोग, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और लिंडसे आयोग, और जो है 1929 में ये भी आया था। हार्टेग और लिंडसे आयोग दोनों इसी से संबंधित है, शिक्षा से। उसके बाद जो है एक है सार्जेंट आयोग, 1944 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल के टाइम पीरियड पे आया था। सार्जेंट लोग जो है बवाल करते हैं, जो सार्जेंट पोस्ट होता है वो क्या करते हैं, बवाल कर देते हैं। सार्जेंट पोस्ट, सार्जेंट होता है दरोगा का पोस्ट, ठीक है। दरोगा को भी सार्जेंट पोस्ट कहा जाता है, उसमें भी होता है एक पोस्ट। तो जो दरोगा होते हैं ना वो बवाल करते हैं, पहले तो घूस लेते हैं, उसके बाद वो इतनी अपनी चौड़ दिखाते, इतनी मतलब अपने आप को समझते हैं कि हम तो पूरा कमिश्नर ही हो गए। तो सार्जेंट आयोग, सार्जेंट का संबंध किससे है, शिक्षा से है। कब आया था, तो 1944 में बेवेल के टाइम पीरियड पे। यानी हम कह सकते सार्जेंट आयोग सबसे लास्ट में फॉर्म हुआ था। उसके बाद है राधा कृष्णन आयोग, 1948 ईस्वी, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर आया था। जो है राधा कृष्ण का इमेजिन करिए कि वो कहाँ है, एक गिरिधर पर्वत के नीचे, यानी माउंटेन के नीचे में राधा कृष्ण विराजमान है। याद रखिएगा। तो माउंटेन के नीचे राधा कृष्ण का टेम्पल है, यानी शिक्षा से संबंधित है। एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ल्स का वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, 1854 में। उसके बाद है हंटर कमीशन, हंट आदमी को ही तो रिबन काटने बुलाते हैं। उसके बाद रेले आयोग, रेल हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। उसके बाद सैडलर आयोग, 1917, चैम्सफोर्ड, ठीक है। उसके बाद मतलब जो चैम्पियंस होते हैं वो अफोर्ड नहीं करते सैड होना। उसके बाद इंच और कैप कहाँ लगा रहता है, एजुकेशन में। एजुकेशन इन द सेंस लॉर्ड रीडिंग। हार्टगे समिति, प्राथमिक शिक्षा पर जोर था, लॉर्ड इरविन। जो हटता नहीं है वो हमेशा विन करता है। लिंडसे आयोग, लॉर्ड इरविन, दोनों सेम ही है। फिर है सार्जेंट आयोग, सार्जेंट क्या करते हैं, बवाल करते हैं। उसके बाद राधा कृष्ण आयोग, 1948, माउंटेन के नीचे राधा कृष्ण है, ठीक है, याद हो गया। अब जो है एक लाइन बचा हुआ है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना का संबंध भी शिक्षा से है। इस तरह हमने जो है ये 8वां लेक्चर और 8वां ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और फिर से दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बार बार कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। और आपको लग रहा होगा कि ये सब
क्या क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं बता दूं, आप अगर इवन बीपीएससी भी देंगे तो भी ये जो है, ये सब जितने भी इतने सारे जो फैक्ट दिए हुए हैं, इन सब से क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं बनेगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से आता है तो इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इसलिए अब जो है एनसीईआरटी सार संग्रह को हल्के में नहीं लेंगे और अच्छे से बार बार पढ़कर रिवीजन करेंगे और देखिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। मतलब देखिए, पीटी सब में सिर्फ कट ऑफ निकालना पड़ता है, इससे थोड़ी सिलेक्शन होता है। और कट ऑफ वही निकाल सकता है जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके पढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसको एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा। चलिए।